विजयी आत्मा हूँ। मेरी सफलता निश्चित है ताकि आप सशक्त बन बेहतर प्रदर्शन कर सफल बने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के स्पार्क विंग के 14वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और साथ में मेडिटेशन रिट्रीट में। इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के इस शाम के सत्र में आप सभी का स्वागत है। जब हम देखते हैं अपने आसपास, तो जब चीज़ें आसान होती हैं तो हम सभी डील कर लेते हैं। जब हमारे आसपास कैओस हो, डिस्टर्बेंस हो, उथल पुथल हो, तब क्या होता है? इसी चीज को समझने के लिए यह आज का सत्र है। आज के कीनोट स्पीकर के रूप में एक बहुत ही जाने माने अकम्पलिश्ड योगी, एक ऐसे ब्रॉडकास्टर स्पीकर जिन्होंने अपने जीवन की इस लंबी यात्रा में लाखों लोगों को मार्गदर्शन दिया है, ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती हैं। जयंती दीदी जी अपने जीवन के ज्यादातर हिस्से को ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए, ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले लोगों के स्पिरिचुअल वेलबीइंग को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जेनीवा में अपनी सेवाएं देती हैं। ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपियन डायरेक्टर के रूप में दीदी जी लंदन में निवास करती हैं, और अपने जीवन के लंबे सफर में आध्यात्म को जीवन के हर पहलू में ले आने के बारे में इन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, जो इनके व्यवहार से, इनकी वाणी से साफ झलकता है। आइए उनसे सुनते हैं इस सत्र में। ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी। ओम शांति। आप सभी को ये विशेष ग्रीटिंग दे रही हैं, याद दिला रही हैं कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो शांति की ग्रीटिंग हम सब, हमारे सब बहन भाइयों को कह रहे हैं। और आज टॉपिक है कि स्ट्रेस के अंदर हम किस तरह से कोप अप कर सकते, कोपिंग विद स्ट्रेस। तो आज के समय तो एक कारण जाता, दूसरा कारण आता, और अभी तक तो कोविड की पैंडेमिक तो चल ही रही है, परंतु साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर कई स्थानों पर मॉनसून के कारण भी, ज़बरदस्त बारिश के कारण भी बहुत तकलीफ़ आ रही है। फिर तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और फिर साथ साथ इकोनॉमी पर भी उसका ज़बरदस्त असर आ रहा है। और ये तो सब बाहर की बातें, और अंदर घर में भी हम देखते हैं कि किसी न किसी प्रकार से आपसी संबंध में भी जो वास्तविक प्रेम और प्यार और खुशी का वातावरण बना रहना चाहिए, वो कई बार थोड़ा सा कुछ अलग ही हो जाता। और कोविड के कारण कईयों ने जॉब पर जा नहीं पा रहे हैं, कई फिर स्कूल में नहीं जा सके हैं, तो फिर एक स्थान पर बंद रहने में भी उसका भी तनाव ज़्यादा ही हो गया है। तो ये सब बातों का अनुभव करते देखते मुझे क्या करना चाहिए अपने लिए, ताकि मैं अपने अंदर की स्थिति को शांत में बना करके रख सकूं, और फिर साथ साथ मेरे द्वारा जो भी मेरे आजू बाजू में होंगे उन्हों को भी मैं कुछ सहयोग दे सके। तो उसमें देखा गया है कि जो ब्रह्मा कुमारीज के पास राज योग की ट्रेनिंग है, उस राज योग के ट्रेनिंग के द्वारा सारे विश्व भर में जो भी हमारे बहन भाई हैं, उनको राजयोग के अभ्यास के द्वारा बहुत सुंदर प्राप्ति हुई है। इसमें 100 देशों में जो ये ज्ञान का सारा कारोबार चल रहा है अभी, उसमें मैंने देखा है कि धर्म की बात नहीं है, जाति की बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं है, आयु की बात नहीं है। क्योंकि जो पुरातन समय भगवान ने राजयोग की शिक्षा दी थी, अब उसका मॉडर्न तरीके से ब्रह्मा बाबा जो इस संस्था का फाउंडर है, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से
वो एंशंट टीचिंग्स को कैसे हम अपने जीवन में आज भी ला सकते हैं और कैसे ये बिल्कुल इसेंशियल है अपने जीवन के लिए आज के समय। तो आइए तो थोड़ा उस बात पर देखते हैं कि किस प्रकार से राजयोग द्वारा मदद मिल सकती। पहले तो मैं कहेंगी कि आप सब रिसर्च करने वाले लोग हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का भी रिसर्च करीब 80 वर्षों से इस संस्था ने किया हुआ है। 1936 में स्थापन किया, फिर 37 में अपना कारोबार शुरू हो गया और उसमें 14 वर्ष तक, मानो कि 1951 तक, क्योंकि पहले तो कराची में थे, फिर 1950 में वो आबू में आए और 1 वर्ष और भी वहाँ आबू में भी गहन तपस्या की। और उस तपस्या में उन्होंने किस बात का रिसर्च किया, उन्होंने आत्मा के अंदर किस प्रकार की शक्ति है, अपने माइंड की लेबोरेटरी में सारा ही रिसर्च किया। हाँ, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनको अनेक प्रकार की बहुत सुंदर शिक्षाएं भी मिलती रही, स्पष्टीकरण भी मिलता रहा, परंतु मेन तो उनको यही कहा गया, आप खुद इस बात पर एक्सपेरिमेंट करके देखो कि इसका नतीजा क्या निकलता। पहले एक्सपेरिमेंट जो उनको बताया गया था कि आप अपने माइंड को देखो, अपने मन के संकल्पों के ऊपर ध्यान दियो। और पता चला ऑफ कोर्स जो आज भी बात और ही उसका विस्तार ज़्यादा ही है कि मन अनेक तरफ भागता रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी व्यर्थ बातों में, अनेक तरफ उसका भागना बंद ही नहीं होता। तो इसमें जो अनेक प्रकार के संकल्प होते हैं, बाहर का संसार तो अलग ही है, परंतु यहाँ मेरे मन के अंदर, अपने संसार के अंदर बहुत सारा गमसान हो जाता। बाहर तो केओस, तो आप सोच सकते हैं एंड ऑफ द 30s 40s में किस प्रकार का माहौल था भारत के अंदर। उस समय तो यूनाइटेड भारत था, परंतु गमसान तो बहुत ही चल रहा था। पार्टीशन के लिए उस समय भी तैयारियां होती जा रही थी और फिर पार्टीशन के बाद भी आप सोचो कि क्या हालत हो गई। और जबकि अन्य स्थानों पर, कराची में अलग अलग स्थान पर, कहाँ पर बहनें रहती थी, कहाँ पर माताएं रहते थे, कहाँ पर भाई लोग, कहाँ पर बच्चे, विद स्टाफ एक एक स्थान पर रखा गया था। तो इस प्रकार से जो सब बंटे हुए थे, मैं खास अभी बताएंगी जहाँ पर कुमारियाँ अथवा छोटी बहनें रहती थी। उनकी आयु करीब 11 वर्ष से 21 वर्ष तक थी, उससे अधिक वहाँ पर कोई नहीं था। 60 कुमारियाँ एक ही मकान में रहा करती थी और उनको यही बताया गया था कि आप लोग जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे और जितना आप अंदर गहराई से इस बात का अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूँ, संकल्प किस तरह से चल रहे हैं, अभी मुझे इन संकल्प को छुट्टी देनी है चलने की, या मुझे उसको फुल स्टॉप लगा करके अलग प्रकार के संकल्प रचनात्मक रीति से करना है। तो उन्होंने दिल से ये एक्सपेरिमेंट किया और आप माने इतना समय बिफोर पार्टीशन वॉर, थ्रू द पार्टीशन वॉर, पोस्ट पार्टीशन भी वहाँ पर ही वो रहते थे कराची के अंदर, और वो सब तो हिंदू बैकग्राउंड के थे, परंतु किसी का एक बाल टेढ़ा नहीं हुआ। वहाँ पर कोई प्रकार की हिंसा का वातावरण नहीं बना रहा। उनके कंपाउंड के अंदर एक शांति कुंड बना रहा। क्यों? क्योंकि ये बहनें एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि हम आत्मा अपने निज आत्मिक के शांति स्वरूप में किस तरह से अपने मन को एकाग्र कर सकते, परमात्मा की याद के द्वारा, याद की शक्ति से हम कैसे वो शक्ति धारण करके अन्य आत्माओं को भी वो शांति का दान दे सकते। तो उनके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के आधार से, पर्सनल रिसर्च के आधार से उनकी भी सेफ्टी रही, परंतु जो बाहर वाले थे
वो भी उनको हर प्रकार से सहयोग देते थे। उनको मालूम था कि ये जो बहनें हैं वो केवल सब्जियों पर ही चलती है, उनका खाना तो कुछ अलग ही था। तो जब जब गामरों से बुलक कार्ट्स आते थे वेजिटेबल्स के, तो वो इनों के पास ही भेज देते थे कि ये बहनें और कुछ नहीं खाती है, उनको ये ज़रूर आप अवश्य भेज दो। तो इस प्रकार से जो जो ज़रूरतें थी हर प्रकार से वो बाहर वाले जो भी थे ऑफिसर्स आदाद सब जानते थे और उनको हर प्रकार से सहयोग भी देते रहे। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि कितना भी केओस हो बाहर में, परंतु यदि मेरे अंदर मन की शांति है और जो मेरा छोटा सा परिवार है चाहे बड़ा परिवार है, उनों के अंदर भी हमने ये शांति का वातावरण फैला के रखा होगा, वो शांति के वातावरण अन्य आत्माओं को भी सहयोग दे सकता और उनों की भी रक्षा हो सकती। तो मन के अंदर किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, हम ज़्यादा कई बार इस बात पर सोचते नहीं हैं। सोचते हैं कि मन तो भागता ही रहेगा, 60,000 प्रकार के संकल्प एक दिन में भी आए कोई हर्जा नहीं, इट डजंट मैटर। छोटी सी बात में हमने कितने 10,000 संकल्प चलाए, 1,000 संकल्प चलाए, हम इसका हिसाब नहीं रखते हैं, परंतु उन्होंने हर बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। इसका अंदर ही अंदर रिसर्च करके इस बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में पक्की धारणा रखी। योग में बैठते थे तो इस प्रकार से उनका चिंतन चलता था, बस आत्मा शांत स्वरूप है, और उसके गहराई में जाकर के वो अनुभव करने लगते थे। और फिर दिन भर जो उनका कारोबार चलता था, न सिर्फ कारोबार परंतु वो कर्म योगी होकर के रहते थे। मीन्स कर्म चालू है, कर्म कर रहे हैं, परंतु साथ ही साथ अपना बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब किसके साथ दिल का संबंध होता है, प्रीत की भावना होती, तो कोई खास बैठ करके उनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। चलते फिरते उठते बैठते उसकी ही याद रहती। तो जब हमें पता है कि परमात्मा ही अब हमारा सहायक है, परमात्मा ही अब हमारा शिक्षक हो सकता, क्योंकि जो मनुष्य की शिक्षाएं मिली है बहुत लिमिटेड मिली है। जो मनुष्यों ने हमें अपना सहायक होकर के कुछ मदद दी है वो भी लिमिटेड हिसाब से। और अभी जितनी प्रॉब्लम्स है, जितना केओस है, एक नई प्रकार की टीचिंग चाहिए और एक नए प्रकार का सहायक चाहिए। उसमें जब हम परमात्मा को ज्योति स्वरूप मान करके, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसके साथ हम संबंध जोड़ के अपना तार बुद्धि का उनों के साथ लगाकर हम उन्हों को प्यार से याद करते हैं, तो हमें एक विशेष प्यार भी मिलता, परंतु साथ ही साथ एक शक्ति भी मिलती। क्यों? क्योंकि केओस के समय मन की शांति तो चाहिए ही। तो फर्स्ट स्टेप है अपने को आत्मा जाने और उस निश्चय के आधार से अपने मन को कंट्रोल कर सके। यहाँ वहाँ भागने के बजाय उसको एकाग्रता का आदत हम डालें। हर बात में होती है प्रैक्टिस की बात, तो इस बात में भी थोड़ा सा ध्यान देने से बहुत सहज वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस बन ही जाती। और सेकंड स्टेप है कि हम परमात्मा की याद में अपनी बुद्धि को बिल्कुल लवलीन बनाएं अथवा उसके प्यार में हम मर्ज हो जाएं। उसका फ़ायदा ये, वो प्यार की शक्ति से जो कुछ भी हमारे अंदर पूर्व का दुख समाया हुआ होगा वो दुख मिट जाता, आत्मा शांत हो जाती है। और जो भविष्य के लिए मन में डर होता वो डर भी मिट जाता। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्रेम की शक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर इतनी जानकारी की शक्ति आती जो हम समझ सकते हैं कि आज जो हम
मन में संकल्प करेंगे, मुख से वचन बोलेंगे अथवा कर्म करेंगे, उस आधार पर ही हमारा भविष्य बनेगा। अपना संकल्प, अपना वचन, अपना कर्म भविष्य के लिए बीज हम डाल रहे हैं। तो जिस प्रकार से अब हम बनाने चाहते हैं अपने मन वचन कर्म को, हम अपना भविष्य भी उस आधार पर बना सकते, जिसमें हमें कोई किस प्रकार की डर की बात नहीं। हमने आज शुभ भावना रखी सबके प्रति, तो मुझे सबका सहयोग मिलेगा। आज हमने मुख से 2 काइंडनेस के, कंपैशन के शब्द बोले, तो भविष्य के लिए वो आत्मा भी हमारे सामने आकर के हमें अपना सहयोग ऑफर करेंगी। और यदि हमने कुछ काइंडनेस के कर्म किए, औरों को हमने मदद दी, तो कभी भी ये मुझे फिक्र नहीं होगा कि कौन मुझे मदद कर सकता, वो हमारे लिए सब कुछ तैयार ही है। परंतु हम कोई ऐसे नहीं सोचते कि मुझे कोई सहयोग देवे तभी मैं उन्हों को सहयोग दूं। नहीं, भावना ये होती कि जबकि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, क्यों न मैं कुछ वो सुख, शांति अन्य आत्माओं को भी दान दे करके उन्हों को भी कुछ सहयोग दूं। तो न भविष्य का डर है, न पास्ट का किस बात का फिक्र है। तो आप सोचो कि मन के अंदर कितनी शक्ति बढ़ती जाती है। आत्मा को न सिर्फ शांति की ज़रूरत है, परंतु आज के समय शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है। कारण कि प्रॉब्लम्स जो आती है, यदि हम वो प्रॉब्लम्स देख करके कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ब्रह्मा बाबा हमें कहते थे यदि कंफ्यूज कोई है, उनका फ्यूज़ उड़ गया है। तो यदि फ्यूज़ उड़ गया तो अंधियारा आ गया, तो अंधियारे में कुछ बात नज़र नहीं आती है। तो कन्फ्यूजन में ऐसे ही होता है, कुछ बात हमें समझ में नहीं आती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी यदि हम ये सोचे कि हमें परमात्मा के द्वारा शक्ति मिले, तो हमें पहले तो अच्छी तरह से कोई भी बात को समझने की एक अपरख शक्ति आती, जिसमें हम समझ सकते हैं कि सिचुएशन जो एक्सटर्नल रीति से क्या है वो अलग बात, परंतु इंटरनल रीति से उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। यदि हमारी बुद्धि क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, हम समझ सकेंगे कि इस सिचुएशन में अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि परख शक्ति के साथ साथ फिर डिसीजन कैपेसिटी भी आती है। वो भी एक शक्ति है जो आत्मा के अंदर डेवलप होती है, जिस आधार से हम राइट एक्शन ले सकते हैं। तो आप सोचो कि केओस का सलूशन क्या है, कि हम खुद अपने मन की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से प्यार से संभाल करके शांत में बना लेवें, शीतलता का अनुभव कराएं, पवित्रता की स्थिति में उसको रखें, और साथ ही साथ परमात्मा के साथ संबंध रख करके जो परमात्मा हमें इशारा देते हैं, कुछ भी सिग्नल देते हैं, हम उसको कैच भी कर सके, और फिर निर्णय शक्ति भी हम इतनी अपना तीव्र बनाएं जो हमारे लिए कन्फ्यूजन न हो, हमारे लिए बिल्कुल रास्ता बहुत क्लियरली नज़र आए। परंतु ये भी बात है, यदि मैंने ठीक एक्शन किया, अन्य आत्माएं जो देखने वाली भी है, उन्हों को भी कुछ ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे, कुछ ऐसे फीलिंग आएंगे कि हम भी ऐसे करें तो हमारी भी सुरक्षा हो सकती। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अन्य आत्माएं भी सीख जाते हैं। तो आज के सिचुएशन अनुसार हम देखते हैं तो सोचते हैं कि बहुत केओस है, परंतु मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या अभी 6 मास के अंदर सिचुएशन ठीक हो जाएंगी? पहले तो हम लोग सोचते थे कि चलो 2-3 मास के अंदर ठीक हो जाएंगी, फिर हम सोचते थे कि हाँ दिसंबर तक ठीक हो जाएंगी। अभी तो कई लोग तो कहते हैं शायद 1 वर्ष भी लग जाए, शायद उससे अधिक भी लग जाए सिचुएशन को अच्छी तरह से सेटल होने में। तो अभी हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि जो कुछ मुझे आज करना है मैं अब भी ही कर लूँ,
ताकि अभी भी मेरा समय व्यर्थ न जाए। हम ये न सोचे कि दिसंबर में नेक्स्ट ईयर हमको ये करना है, वो करना है। नहीं, जो श्रेष्ठ काम है मुझे अभी करना है। तो यदि हमने अच्छी तरह से अपनी बुद्धि का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ के रखा, कन्फ्यूजन से अपने को दूर रखा, व्यर्थ संकल्पों से दूर रखा, तो आप सोचो कि कितनी हमारी प्राप्ति हो सकती। तो आज जो ये बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये सब अपने जीवन के अनुभव की बातें हैं। ये थियोरी एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं हैं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल की बातें हैं। तो हम आप सबको भी निमंत्रण देते हैं कि जितना जितना आप थोड़ा बहुत राजयोग के लिए टाइम निकालेंगे, इन बातों को स्टडी करेंगे, आप देखेंगे एक दिन के अंदर, मुझे एक दिन लगा वो शांति का अनुभव करने के लिए, 2 दिन लगे परमात्मा के साथ योग जोड़ने के लिए, दूसरे दिन जब परमात्मा का परिचय मिला, बिल्कुल लगा कि ये राइट बात है। तो उससे फिर योग लगने से वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस द्वारा हम कहेंगे, हाँ, ये मुझे जीवन में बहुत अच्छी प्राप्ति हो रही है। आपकी शुभ यात्रा हो इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर, और मुझे विश्वास है कि आपको सदा ही शांति का अनुभव इसके द्वारा होता रहेगा। ओम शांति, नमस्ते। दोस्तों, आपने सुना ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी से। कोपिंग विद कैओस इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर हम कुछ बेसिक्स पर काम करें तो इस कैओस के साथ कोप अप करना आसान हो सकता है। और दीदी जी के वक्तव्य में इन्हीं अद्भुत विचारों को हमने सुना है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच एक बहुत ही गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद हैं, जो हमारे गणमान्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पधारे भी हैं। हमारे साथ पद्म विभूषण डॉक्टर मशेलकर जी हैं। डॉक्टर रघुनाथ मशेलकर जी फॉर्मर डायरेक्टर हैं CSIR के। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा है। आइए उनसे जानते हैं उनके विचार कोपिंग विद कैओस के बारे में। आई एम ग्रेटफुल टू स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर फॉर inviting me to share my thoughts in this wonderful session on inner tranquility, leading research for a perfect world. It is a special privilege and honor indeed. The topic that I've chosen for my talk today is science and spirituality and pandemics. When the famous Time magazine chose the person of the 20th century, it was Albert Einstein, perhaps one of the greatest scientists ever. And he had said the following: everyone is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe, a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we, with our modest powers, must feel humble. But Einstein himself revered Mahatma Gandhi, and he had said about him, generations to come will scarce believe that such one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. And Mahatma Gandhi himself had said, if both science and spirituality go hand in hand, then one can create heaven on the holy earth. So both Einstein and Mahatma Gandhi believed that science and spirituality must go together. So what is science? What is spirituality? Science comprises systematic study, inquiry, knowledge of the world, gained through observation and experimentation. Therefore, concepts, theories, and principles given by science are universally acceptable. Those scientific researchers and experiments, scientists have gained such a mastery over nature that they are able to put satellites in Earth's orbit, send unmanned as well as manned spacecrafts to Moon and Mars, generate nuclear power, and many, many more such things at a very high level of precision. And then what is spirituality? Let's look at the meaning of the word spirit itself. The Latin spiritus means breath, which is also true for the related
Latin word anima, the Greek psyche, and the Sanskrit, our own Atman. The common meaning of spirit is that it is the breath of life. Breath nourishes us and keeps us alive. Spiritual experience is an experience of the aliveness of mind and body as a unity. This experience of unity transcends not only the separation of mind and body, but also the separation of self and word. Swami Vivekananda had said, "You have to grow from inside out. None can teach you, make you spiritual. There are no teachers but your own soul." Spirituality deals with the nature of soul, a soul that is absolute and ultimate truth. Spirituality is an inner journey to discover inner peace and is all about expanding our capability to live and learn. We have to realize that knowledge of the inner world and spiritual constitution of man will give him more mastery over his own life. Spirituality helps man to discover inner strength and vitality to face his own challenges in life. So it is very important. Many people think that science and spirituality are antagonistic, but that's not true. On the contrary, they are complementary, they are cooperative, they are concomitant, they are collateral, and they are cooperative. Both provide important pieces to form the jigsaw puzzle called life. The scientists take the outer world as their field of investigation, and the spiritual seekers take their own inner world of experiences as the field of their research for truth. Science seeks to understand what is the word, and while spirituality seeks to discover who is the man, what is the man. It is evident that the notion of spirituality is very consistent with the notion of embodied mind that is now being developed in cognitive science. Today I wish to talk about the role of science and spirituality in the current coronavirus pandemic, a pandemic that has caused a devastation through both loss of lives, livelihoods, sparing no nation, sparing no society, sparing no one. What does the virus do, coronavirus do? It is an individual person's level. It causes damage to body, damage to mind, and damage to soul. I will show as to how science and spirituality together can heal the body, the mind, as well as the soul. The healing of body is delivered through science. It was science that provided the diagnostic testing kits to detect the disease, drugs and therapeutics to cure the disease, vaccines to prevent the disease, masks to protect the ingress of virus into the human body. And then this was coupled with social behavioral changes like self-isolation, social distancing, etc. Along with body, the second healing required is that of mind. The virus made the need for a positive psychological response that will reduce stress and trauma as the need of the hour. Many turn to meditation, which is a theme that this conference has. Meditation is being alone in silence with yourself and letting your awareness go to the place where peace and joy are eternal. Meditation is good for anti-stress. Anti-stress, in turn, helps create a strong immune response. This, in turn, helps fight COVID-19 better. So they are all interlinked. In fact, research has shown that there is a significant improvement in immune functions in response to spiritual care practices. Along with body and mind, there is a damage to the soul, as millions of people experienced a sick soul. Why does that happen? In a time of crisis, there is this impulse to go into the emergency mode, fear, concern, panic. Giving in to those impulses results in soul sickness. Damage to soul results in weariness of heart and existential dread, a sinking feeling that nothing really matters. One can achieve healing of the soul in many ways. Having a sense of meaning and purpose, loving and being loved, tapping into the inner peace and joy, being of service to others, bringing comfort
to someone feeling lonely and anxious. Spirituality can play a big role during the coronavirus pandemic because it promotes coping strategies for stress, promotes recovery and resilience, prevents burnout. It can be a life-enhancing factor and coping resources which allows patients to deal with adversity in a better way. It may also increase their hopes for the future. Spiritual care can form a part of the holistic approach to deal with the body, mind, spirit aspect of the population that is affected today by the coronavirus pandemic. Finally, the big picture. Spiritual values are creative and constructive mechanisms working to stabilize the society, to prevent its destruction. Compassion, kindness, sympathy, and caring are some of the spiritual values that drive humanity in its basic form. COVID-19 has aroused the spirit of unity and interconnectedness in the health systems and several countries, leading to global cooperation, collective decisions and actions at national, state, provincial, local levels. COVID-19 has removed barriers of we and they here and there. It has stirred up the value of belongingness amongst us. It has demonstrated that it sees our globe as one single interdependent community, as strong as the weakest link, of course. We have realized COVID-19 is a problem of all and not for some. However, it does face huge counteracting forces which push in a non-spiritual direction. And what are those? There is this stigmatization, there is this blaming, there is this scapegoating, and this is capitalized on by populist politicians, also sometimes linked to geopolitics, like see what is happening between US and China controversy. Society must avoid such damaging non-spiritual acts at all costs. COVID-19 pandemic reminds us we are deep down spiritual beings, whether we realize it or not, and makes us recognize that the problem of coronavirus is a challenge that requires a component of compassion to alleviate suffering and a greater responsibility to exercise our faith to witness divine intervention. In a way, I would say COVID-19 is also a battle for our souls, a spiritual battle for 21st century, and it's a battle we have to win. Although I have talked here about the power of coordination of science and spirituality, helping us deal with the pandemic, that power is all pervasive and in all walks of life. For instance, such coordination can help us achieve sustainable Chipko movement, Epico movement, which was driven by the spirituality that saved the trees, hugging the trees. It showed that sustainable development is possible only with the coordination of science and spirituality. And finally, it is the force multiplier of science and spirituality alone that I'm convinced that will enable the creation of a world of prosperity, not for some privileged few, but for all. And peace and tranquility, again not for some privileged few, but for all. And ladies and gentlemen, this is my dream of a perfect world. हमने इस सत्र के मुख्य अतिथि श्री रघुनाथ मशेलकर जी से उनके विचार सुने। आप सबको प्रेरणाएं मिली होंगी। आखिर हमारे आसपास आजकल एक बदलाव का माहौल है, कुछ कैओस नजर आता है, कुछ नजर नहीं आता, और ऐसे में इन चीज़ों को समझने, इन चीज़ों को कोप अप करने में बहुत सारी चीज़ें हमारी समझदारी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। और मैं समझता हूँ हमारे मुख्य अतिथि का वक्तव्य ऐसा ही रहा है। चलिए अब हम एक सुंदर गीत की तरफ आपको ले चलते हैं। ब्रह्मा कुमारी दीप्ति जी बरीपाड़ा ब्रह्मा कुमारीज ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हैं और वो एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। गीत के बोल हैं, मैं आत्मा हूँ। इस गीत की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं और फिर लौटते हैं।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी दीप्ति जी से आपने सुना। बहुत ही सुंदर गीत। आइए अब हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट की तरफ आपको आगे ले चलते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अरिजीत मुखोपाध्याय हैं, जो रीडर इन ह्यूमन जेनेटिक्स हैं, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल एंड लाइफ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड, मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं इस विषय पर उनकी राय। Good evening, everyone. Thank you to SpARC for inviting me to give a talk at your conference. A special thanks to Dr. Mansi Vishal and B.K. Shrikant for the invite. My name is Dr. Arijit Mukhopadhyay. I'm a teacher and a scientist in the area of human genetics and genomics. Currently, I am at the University of Salford in Manchester, United Kingdom. Today, I'll talk about coping with chaos. Let me share my slides before I begin my talk. So as I said, I'll talk about coping with chaos from a neurogenomic perspective. So I am in this university now. This is where I sit when COVID is not hampered our daily life. Previously, I was in CSR IGIB in Delhi, India. I'm also the founder of an organization called the Inner You, where I use my understanding of neuroscience and genomics to help people cope with chaos. In the talk today, for about 10 minutes or so, I will attempt to define chaos and how we perceive it. I'll discuss why our brain does not like chaos. I'll also discuss how can we empower our brain to see order in chaos. What I will not attempt to do is prescribe solutions, as every individual handle chaos in their own unique way. I'll also not talk about meditation or mindfulness, as there are much more qualified people who will speak about that in this conference. What is chaos? If I hear the word chaos, this is the picture that comes to my mind. A lot of different colored threads tangled together. If you actually look at the English dictionary, chaos is defined as complete disorder and confusion, and this is how we normally perceive chaos. However, if you look for a more scientific definition of chaos, a physics dictionary defines chaos as the property of a complex system whose behavior is so unpredictable that it appears random, owing to great sensitivity to small changes in conditions. So you are seeing the same tangles, maybe the same number of threads of different colors, but now there's a pattern. We don't understand the pattern, but there's a pattern. This is how we can perceive chaos. What is the difference? The first one
tells us we have no control over it. So we don't know what is coming next. There's complete disorder. So it creates set kind of anxiety. The definition on the right, the more scientific definition, tells us, yes, we don't understand it, but there is an order in this seemingly random chaos. There is a system which is unpredictable, but there is a system that has its own order within the chaos. And we'll see how that makes a difference. Our brain are programmed to find pattern in chaos. Think of a starry sky, starry night sky, where we see lots of stars that are randomly distributed in space. Human mind has imagined and created order out of this chaos. We have created constellations because we do not like chaos. We would like to see pattern in a chaos. It's because we feel comfortable if we see an order in chaos. We panic if we can't. Chaos is all pervasive. It is in every sphere of life. If so, then the question comes, why we have not evolved to deal with chaos? Why we cannot deal with chaos? Why our brains did not evolve to handle chaos if it is everywhere? To answer that, we need to understand what is inside our brain, how our brain works. Brain is one of the most complex systems exist, so I'll not have time to explain it in detail, but I'll point out the two fundamental features of our brain that helps us deal with everyday life. One of them, which is at the back of the brain, is known as the limbic brain. That keeps us safe, that controls our flight and flight response. We feel emotions through our limbic brain. And the red part, which is the front of the brain, is known as prefrontal cortex. There is much more recent part of our brain, and there are 9 functions listed here. This handles all the complicated functions of the brain: empathy, intuition, imagination, morality, so on and so forth. When we tell ourselves that things are fine, then we are talking with our cortex to the limbic brain, for example. And this is what we'll be discussing the rest of this lecture. So the prefrontal cortex is much slower as it engages in much more complicated function. Limbic brain is much faster, and it does a very simple system, and its primary goal is to keeping us safe. Another key difference between the two is our limbic brain does not understand language. Remember in the first slide when I discussed the English definition versus the physics definition, you understood that difference between the two by your prefrontal cortex, not by your limbic brain. If you see a snake and you jump to the other side of the road, then your limbic brain engages. You do that before you think, because that is to keep you safe. You don't think whether the snake is poisonous or not. Before that, your body reacts. That happens because the limbic brain, and because we need that speed, that's why limbic brain has evolved to be much faster. Now, why it is so? Why we started with the question that why our brain did not evolve to handle with chaos. To understand that, we need to go back and look at the evolution of us, our species. So if we take a trip back in time, the humans are on this planet for about 2.5 million years, and our cortex has evolved only about 50,000 years ago. When I say evolve, I mean the cortex had engaged in complicated tasks for about only 50,000 years. So for majority of our evolution, we did not function with our prefrontal cortex. So if I convert this evolutionary time into a 60-minute clock, then in 60 minutes, the prefrontal cortex evolution is about only 1 minute or so. So it's very recent in evolution. So that's why it has not yet evolved to handle with chaos. And our limbic brain takes over when we feel chaotic, because then it engages to keep us safe. But the good news is we can use our frontal cortex to engage in a complex way to talk to our limbic system, to tell us that there is pattern within the chaos, to tell us that in a starry night sky the constellation exists while it actually doesn't. Okay, and the reason we can do that is because our neuronal organization is extremely flexible. It's called
neuronal plasticity. And our neural network is also chaotic. So chaos helps our neural network to remain flexible. So what you can see in this picture is a number of neurons in brains of a newborn baby all the way up to an adult. What you notice here that a 2-year-old child has actually much more neuron than an adult. But what an adult has is much more connections between neurons, much more plasticity, flexibility between neural networks. So we can change which neuron connects to what neuron. We can change how our neurons trigger in a chaotic situation. The neuronal plasticity works similarly as you see walking trails in a forest. When you go to a forest you have never been before, you know where to go because you see these walking trails. Basically, it means that people walked that path before you, so the trails have been created. A similar way, two neurons that keep talking to each other repeatedly, connections between them become stronger and stronger. And two neurons does not engage between them, then the connections becomes weaker. Like if people does not walk on a certain trail for a long time, the grass will take over and the trail will vanish. So the more you walk on a trail, the stronger our connections and plasticity. It means when we are in chaos, when we feel out of control, we can engage our prefrontal cortex and tell to the limbic system that we have actually control. Imagine constellation in a starry night sky. We can actually tell there are constellations, so that now when we told that since our childhood, when we look up to the starry sky at the night, we can actually see the constellation even if it doesn't exist. So this is how we can exploit the system plasticity of our brain to tell us that there is order in chaos. Our research interest has been in this area, and we wanted to look at the DNA and RNA level, how that plasticity relates. And to do that, we collected frontal cortex and corpus callosum. The key difference is cortex has neuronal genomes and corpus callosum does not. And we looked at how does the DNA and RNA vary within one individual between these two contrasting tissue types. I do not have time to explain the data and the complications of these projects, but we have published multiple studies. I'm showing you 4 here, 4 different studies between 2016 to 2020, where we have showed that both at the RNA and the DNA level, the neuronal part of the brain show increased chaos to increase randomness of variation, which makes it much more versatile, much more diverse, and that diversity helps us retaining the neural plasticity. So chaos in our neuronal part of the brain actually helps maintain diversity, which helps us deal with chaos in turn. This is in a summary, if I put it in a nutshell, our research has shown. And why is this important? Important to remember at this point that our brain is blind. It is our master, but it is a blind master. So all the things we smell, we touch, we taste, we see, we hear is what we let our brain smell or touch or taste or hear through our sensory organs. Again, I'll refer back to the constellation example. We can see the constellations in the starry night sky, even if it doesn't exist, because we convince our brain through our neuronal diversity that they exist. So you can utilize this system to manipulate our brain to think there is an order, even if there is none, even if there is chaos. Think of the current COVID situation we are in this pandemic. We might feel chaotic, we might feel out of control because we really cannot control the situation. But if we can tell our brain, if we use logic, use information to tell that we don't know what is going to happen, but it's a complex system, it's not completely chaotic, that might help us feel better. The last slide, I'll share how I cope with chaos. I use something called a golden circle, which has been discovered and implemented by someone called Simon Sinek. And this is a 3 concentric circle. The innermost circle is called a why circle. By the way, Simon Sinek has not made it to deal with chaos, but I use his system to deal with chaos. So that's what I'm describing here. So the innermost circle is a why circle. Where I write down when I feel anxious or chaotic or worried, I write down why do I feel this way? And then I move on to the outer circle,
which is the how circle, and I say how can I see a pattern within this chaotic system. So how we can see a constellation in a starry sky, for example. And then I go to the last, the outermost circle, that's a what circle, and then I write down that what can I do now. Doing this process, what happens, I'm engaging my frontal cortex using language, using imagination, using prediction to tell my limbic system that I have some control in this seemingly chaotic situation. And just by doing that, even if nothing changes of this chaotic system, but just by able to talk to my limbic system, engaging with my cortex, I feel better. So this is my way of coping with chaos. Hope you have learned something new, and hope you can use some of this information to deal with your chaos next time when you feel worried. Thank you very much. Bye bye. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरिजीत मुखोपाध्याय जी का। चिंतन के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर बिंदु भी हमारे सामने दिए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी उनके विचारों से प्रेरित रहे होंगे। हमारे साथ ऐसे ही शुभ प्रेरणाओं के लिए एक और स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर स्टीवन लॉरेंस हैं। डॉक्टर स्टीवन लॉरेंस हेड हैं और रिसर्च डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल ऑफ लीज, और साथ साथ हेड हैं गीगा कॉन्शियसनेस एंड कोमा साइंस ग्रुप, यूनिवर्सिटी ऑफ लीज, बेल्जियम से। आइए सुनते हैं कैओस के समय पर वो कैसे कोप करने के बारे में बताते हैं डॉक्टर स्टीवन लॉरेंस। Hello, I'm Stephen Laudes. I'm a neurologist from Belgium, and talking today about meditation is really outside of my comfort zone. I would, of course, thank SpARC for this wonderful event and emphasize that my area of expertise is the damaged brain, coma, disorders of consciousness, and with the team, the GIGA Consciousness and Coma Science Group at the University Hospital of Liège, this is what we try to do, using functional neuroimaging and try to take better care of patients. So in the end also helping to better understand this really big mystery that is human consciousness. And that's what I wrote in the scientific book, The Neurology of Consciousness. Today, we'll be talking about meditation, as said, out of my comfort zone as a neurologist, neuroscientist. And yet, I recently published a book that I'm very happy to announce will soon come out in English. It's called Meditation is Good for the Brain, and Bloomsbury Publishing will normally this year assure its distribution also in India. Let me also thank the team you can see here on the picture. Great, brilliant minds, also from India, by the way, with Rajanikant Panda. I really, again, would like to thank for helping the team to make better sense of brain scans, in particular functional MRI and EEG. So something that really changed my life when actually, and the theme of today is chaos, so when I was personally living a very, very difficult moment in my life, and you can read the details in the book if you want to, I had the good luck to meet Mathieu Ricard, and he is a neuroscientist, but also a expert meditator. He's a Buddhist translator of the Dalai Lama, and when I met him in Paris now more than 5 years ago, I actually invited him to come to our lab, and that's what you see here on the slides. He has more than 250 electrodes on his head, and that permits us to see what is actually changing in the brain, in the mind, during meditation. The results
show that meditation, as of course you all know, is not thinking about nothing. It's not a passive condition. In contrast, there was an increased connectivity. So I think we can look at meditation as a kind of mental gymnastics. We could also analyze, thanks to MRI imaging, the brain of our athlete of the mind. Mathieu Ricard, the Buddhist monk, and many others show increased volume in the gray matter. This is actually a 3D print of the brain of our Buddhist monk, expert meditator, my friend Mathieu Ricard. And for his age, he's 70 plus, this is a highly if I may say so, muscled brain. When we apply specific statistical analysis controlling for all the confounding factors, we see that different areas in the brain, including the hippocampus, and on the slide you will see that as colored in red, or the insula in blue, or the anterior cingulate cortex, important for attention, or the prefrontal cortex above the eyes, they are all bigger in volume. And we now know that meditation, and you don't need to be a Buddhist monk to benefit from it, already 8 weeks of mindfulness meditation shows measurable increases in gray matter volume. We could also, as you can see here, and as I can actually again show you in a 3D print of my friend, the Buddhist monk Mathieu, what I'm holding here is like the branches of a tree. This is the white matter. The strength of your brain, these billions of neurons, is how they can communicate. And that's thanks to thousands of billions of synapses. On the slide, you see these colored. In blue, they're those going down to the muscles. In red, and this is again increased in expert meditators, those that connect both hemispheres through the corpus callosum. So truly, meditation permits you to change the gray matter, the nerve cells, but also the nerve connections, as we could show with brain diffusion imaging. And of course, we can also look at the functioning of the brain with fMRI, and you see here how these experts, and this is particularly well illustrated again in the work published by Rajanikanth Panda when he was still at the National Institute for Mental Health and Neurosciences in Bangalore, illustrating the dynamical changes that can be observed during meditation, where basically sometimes we have all these thoughts in our heads, and then we get distracted, and through meditation we learn to reorient attention. My favorite exercise is paying attention, focus attention to breathing, but it can be anything. And then to learn to keep that focus. So it's really a dynamical process, and again, as Raja and others have shown, you can capture that with fMRI. We also looked at the brain's glucose metabolism. Your brain is the organ that uses the most energy for its weight compared to any other organ. And when you age, this goes down. Already it starts at like 30 years old. And again, meditation can have, and studies have shown, a positive impact on the normal aging process. We looked at that in Buddhist monks such as Mathieu Ricard. You see again on the slide when he's laying in the scan, and the image shows these colors representing how much of radioactive glucose is captured, is used by the brain. And thanks to meditation, you can reduce your biological age by at least 10 years. And this, I think, is extremely exciting. And now there's European studies, and Liège is participating in that, showing that this can also help for degenerative brain diseases
such as Alzheimer's dementia. With the team, we looked at the changes in brain complexity during different stages of meditation. When you compare mindfulness to loving kindness meditation, to different states where Buddhist monks such as Mathieu Ricard can consciously change the complexity we measure using EEG coupled to transcranial magnetic stimulation. So this is based on a theory about consciousness, Giulio Tononi's information integration theory, which is something we, with our colleagues in Italy, routinely use in coma survivors. It captures the capacity of the brain to basically produce consciousness. And this is a very robust measure. You need to be comatose after traumatic brain injury or anesthetized or in deep sleep. If not, never ever any of the hundreds of volunteers could change that EEG TMS complexity measure. We called perturbational complexity index. And then we saw Mathieu, the Buddhist monk, who for the very first time, and this is in the paper, could increase voluntarily or decrease voluntarily the complexity depending on the meditation exercise he was actually doing. And that was fascinating, and that's a whole new area of research for us in the team. So I do think, as a neurologist, as a neuroscientist, that yes, meditation is good for our brain. And this is something I never studied at university or medical school. And yet I think, and I now discuss with politicians, that we should learn meditation. And of course, in India, you are leaders in this field. And I'm trying also in Western countries to maybe make meditation part of what we learn in schools. And this is a picture of my daughter, Clara. She's now 21. This is more than 10 years ago. I think that children can benefit from meditation. So we should increase, pay more attention for our mental well-being. I had the pleasure to discuss all of this with a more elderly mind, the Dalai Lama, and that to me is fascinating, to see this discussion between modern neuroscience and, I would say, the wisdom of the traditional contemplative approaches such as Buddhism, Hinduism, and so for me it's really a pleasure to share this today with you, and I look forward to discuss this forward. Personally, I have learned that one can learn focused attention exercises, focusing on the breathing. This is my youngest son, Louis, and already at a very young age, you see, you can just focus on your breathing, your heart rate goes down, your blood pressure goes down, stress hormones. So this is now something I prescribe in my clinical neurological practice. Of course, we can also exercise mindfulness in all activities. When we go for a walk, we can again change another network that is important for perceptual awareness. And then finally, of course, we can also practice loving kindness, which is in these very strange COVID times important, that we think about also the ethical values and priorities in our societies, and we see again changes in now emotional networks when we do these specific meditation exercises. So thank you so much for your attention. Feel free to contact through different social media or also join us in this international effort. I created the International Mind Care Foundation that aims to take care of the mind in health and disease. Really a pleasure talking to you, and also collaborate scientifically with our friends and colleagues from India. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्टीवन लॉरेंस जी का। उनके विचारों को हमने सुना और मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी इस विषय पर उनके जो विचार थे उन सबसे सहमत होंगे। अगर हम पूर्ण रूप से सहमत भी नहीं हैं तो भी
इस पर विचार किया जा सकता है। आइए अब हम अनुभवों की लेन देन करते हैं। कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। व्यक्ति एक बार जो अनुभव से सीख लेता है उसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल हैं, जिन्हें चिकित्सा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फॉर्मर मेंबर हैं NDMA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आइए सुनते हैं उनसे कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। और क्योंकि वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रहे हैं तो उनको तो अनुभव है कि कैओस को कैसे कोप किया जाता है। आखिर एक डिजास्टर से बड़ा कैओस क्या हो सकता है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर जे.के. बंसल जी से उनके अनुभव। At the outset, I would like to place my appreciation for SpARC to choose a topic which is very relevant in today's context, that is inner tranquility, leading research for a perfect world. When we talk about the perfect world, it must have equality for all human beings, the freedom to speech, peace, happiness. But as on today, there is no peace anywhere. What is required is that there are certain peaceful countries which are relatively having peace, like Canada, Australia, Sweden, and some other European, Scandinavian country. But otherwise, if you see whether in the South China Sea or Middle East, there is atmosphere of unpeace. So what is happening is that normally an individual, if he is peaceful, he will make a peaceful family, peaceful society, and peaceful world. That is from individual. But here to gain peace, one has to follow a path of top to bottom. That is, if the leaders of the world, they follow peace, their ambitions, their ego, expansion, if it is not there, then there will be peace in the world. So it is not that by weapons or by any other fights, war, the peace can happen. The peace can only happen if they change their mind, as it happens in case of Ashoka. After Kalinga's war, he developed a kind of feeling that yes, there should be a peace, spirituality, and based on that, he followed the Buddha's religion, and not only he followed himself, but he spread it all over the world. Similar kind of thing must to be done these days. Of course, Brahma Kumaris Spiritual University is doing, with its centers all over the world, is doing a yeoman job to transform human being into a peaceful individual. And likewise, India has given yoga to the world, but something is to be done on a very large scale. And if we talk about the research, and since this our SpARC wing is associated with research, we have to have a kind of research how to change the mind of leaders of the world, that they leave policy of expansion, policy of hatredness, policy of supremacy, policy of egos, and then only peace can happen. Now they have to fight with the other things, natural calamities like flood, earthquake, hurricane, like that. So I really, if we talk about the inner tranquility, a leading research for perfect world. So now how to cause inner tranquility amongst these people, that is to be thought of. If we can do that, then there could be with the perfect, we can lead towards a perfect world. That is our aim and goal, to have a perfect world. As on today, there is no perfect world. It may take some times. We must see the ground reality. So this the members or the researchers associated with SpARC wing must put their mind how to influence a peace on those peoples, because the Brahma Kumaris has been successful in changing minds of criminals. So a way out has to be found out so that there could be a lasting peace in the world. Om Shanti. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर जे.के. बंसल जी का, जिन्होंने अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित किया। अब अनुभव करने की बारी आती है। इस सेशन को एंड करते हैं एक छोटे से मेडिटेशन से।
हमारे साथ गाइडेड मेडिटेशन करने के लिए ब्रह्मा कुमारी छाया दीदी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज के स्पार्क के कोर ग्रुप मेंबर हैं और बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, ताकि कैओस को कैसे कोप अप किया जाता है और उसमें मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है, उसको एक्सपीरियंस करके देखते हैं, अनुभव करके देखते हैं। ब्रह्मा कुमारी छाया दीदी जी। ओम शांति। आज इस सत्र में हम कैसे अव्यवस्था, कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं। केओस या कन्फ्यूजन की स्थिति में अनेकों विचार अपने वक्ताओं से सुने हैं। इन सब के बीच हम सोचें कि लहरें तो हैं ही, लेकिन लहरों के बीच स्थिरता है, शांति है। ऐसे ही परिस्थितियां बाहर है, केओस बाहर है, अव्यवस्था बाहर है, लेकिन जब भी हम अपने को अव्यवस्था के भागी बना देते हैं, तो हम पाएंगे कि परिस्थिति ही हम बन गए हैं। लेकिन राज योगा मेडिटेशन में हम ये सीखे और अनुभव कर सकते हैं कि हर अव्यवस्था, हलचल की परिस्थितियों में भी मन को शांत और सशक्त बना सकते। आइए अभी हम सब इसकी गहन अनुभूति करें। अपने मन को बाहर के विचारों से दूर एक स्थिति या संकल्प में स्थित करेंगे। कि मुझे शांत और स्थिर रहना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। मन में सोचें कि मैं बिंदु शांत स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो मैं अपनी शक्तियों को दूर दूर तक फैला सकती हूँ, परिस्थितियों को पार कर सकती हूँ। हालांकि जब हम सोचेंगे कि ये परिस्थिति है, ये अव्यवस्था है, ये कन्फ्यूजन है, तो ये जो लिस्ट है बेअंत है। दिन रात हम सोच सकते हैं इसके बारे में, लेकिन क्या मैं सशक्त हूँ? परिस्थिति बाहर है, मैं परिस्थिति से अलग एक बिंदु हूँ, ऊर्जा हूँ। इस लाइट के अंदर सिर्फ ऊर्जा है, एनर्जी है जो मैं जनरेट करती हूँ। इस ऊर्जा को कायम रखें और बार बार हम ये स्वमान अभ्यास करेंगे कि परिस्थिति से अलग न्यारा मैं शक्ति हूँ, बिंदु हूँ। इस न्यारापन से, डिटैचमेंट से धीरे धीरे मेरे अंदर मन की स्थिरता आ रही है। मैं अपने मन को एक संकल्प देती हूँ कि माय लाइट, मैं शक्तिशाली हूँ,
मेरे संकल्पों की तरंगे दूर दूर तक फैल रही हैं। जब मैं अपने मन को बीच बीच में ब्रेक देती हूँ, बाहर की परिस्थितियों से मन को हटाकर इस साइलेंस की ब्रेक देती हूँ, तो इसी ब्रेक के कारण मेरा मन शक्तिशाली बन रहा है, जिससे मेरा निर्णय शक्ति भी इतना स्पष्ट और क्लियर है, जिसे दूसरे शब्दों में ट्रैफिक कंट्रोल अपने संकल्पों का कहते हैं। इस ट्रैफिक कंट्रोल के अभ्यास से, ब्रेक के अभ्यास से मैं अपने मन को जिस दिशा में मोड़ना चाहती हूँ मोड़ सकती हूँ। इस संकल्पों के खेल में मैं अपने मन में इतनी सकारात्मक सोच सकती हूँ। आइए हम ये गहन अभ्यास करें। मैं परिस्थिति से अलग एक ऊर्जा हूँ, लाइट हूँ, शक्ति हूँ। इस गहन अनुभूति के साथ इस साइलेंस की पावर के साथ मैं अपने मन को तैयार कर रही हूँ। लहरें आए, तरह तरह की लहरें आए, लेकिन साइलेंस की शक्ति से मैं उन लहरों को पार कर सकूं। अभी हम इस श्रेष्ठ संकल्पों पर एकाग्र करेंगे, फोकस करेंगे। जबकि मेरे अंदर शांति का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। इस खजाने से मैं कोई भी परिस्थिति, कन्फ्यूजन को दूर कर सकती हूँ। ये खजाने मेरे लिए मार्गदर्शन है, दिशा दिखाने वाली लाइट है। जीवन की यात्रा के इस मार्ग में मुझे हर कदम में स्पष्ट शक्तियों का आभास होता है, फीलिंग आती है। और जब मैं इन शक्तियों को कार्यान्वित करें, शक्ति मेरे लिए सकारात्मक रिजल्ट देती है। हम सभी इस सेकंड स्वयं से प्रतिज्ञा करें कि अपनी शक्तियों की दिशा पर हम चलें। हम मान के चलें
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हर परिस्थिति के लिए मेरे अंदर भिन्न भिन्न शक्तियाँ मर्ज है, इमर्ज रूप में मैं ला सकती हूँ। जब अपनी इस स्वमान को बढ़ाते जाएंगे, हमारे अंदर विल पावर बढ़ता जाएगा। जब एक बार हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए, बार बार करने की इच्छा उत्पन्न होती है और हमारा विल पावर बहुत बढ़ जाता है। इसी पर हम रोज फोकस करेंगे और अपने मन को बहुत सशक्त रखेंगे। वो चाहे पॉजिटिव थॉट्स हो, पॉजिटिव नोट हो, पॉजिटिव विचार हो, लेकिन हर शब्द के फीलिंग और अनुभव के साथ हमारे मन को सकारात्मक रखेंगे। मेरा मन मेरे हाथ में है। मुझे अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है, न कि परिस्थितियों को। परिस्थितियां बाहर हैं, क्योस बाहर है। हमें अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है। यही राजयोग अभ्यास है, जिस योग से हम अपने को रियलाइज करते कि इस समय और इस परिस्थिति में मुझे कौन सी शक्ति प्रयोग करना है। साथ साथ राजयोग के अभ्यास से हम उस परम शक्ति से भी संबंध जोड़ते जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सागर है सर्व गुणों का, परम पिता परमात्मा। उस परमात्मा पिता के संग संबंध जोड़ते हम उनसे शक्ति का, शांति का वर्षा लेते जाएं। ये संबंध बार बार याद करें और यही संबंध से, परमात्मा की याद से हम हर परिस्थिति को, हर केओटिक सिचुएशन को ठीक कर सकते, न सिर्फ पार कर सकते हैं लेकिन उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो हम मेकर भी हैं, निर्माण करने वाले भी हैं। भगवान से प्राप्त ये शक्तियों को प्रयोग करते हम सब आज मेकर्स बनेंगे, न कि परिस्थिति के वश बनेंगे। ये स्वमान बार बार अभ्यास करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे हर रोज अच्छे विचारों, अच्छे सोच, पॉजिटिव नोट्स के फीलिंग में रहने हैं और अपने को सशक्त करना है। हम सभी
इन्हीं विचारों को लेते हुए अपने को बहुत सुरक्षित रखें, ताकि कोई भी बाहरी परिस्थिति या अव्यवस्था मेरे मन को डिस्टर्ब ना करे। और हम सभी ओम शांति के महामंत्र को लेते मैं आत्मा शांत स्वरूप इस गहन अभ्यास में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद छाया दीदी जी का, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस हम सबको कराया, एक अनुभूति हमें कराई। और आज के कॉन्फ्रेंस के सेकंड डे के इस आखिरी सत्र में आपने कैओस के साथ कोप कैसे किया जाए इस चीज़ को समझा है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर हमारी समझ पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुई है तो भी हमें एक फेयर आइडिया आया है कि कैओस के समय में हमें करना क्या है, कैसे कोप अप करना है। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें रोचक भी लगी होंगी और ये फायदेमंद भी रही होंगी। कल कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन सुबह के सत्र में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।